नीरज हत्याकांड के अंदर अब मेरे साथ में मौजूद हैं अधिवक्ता सीपी शर्मा। शर्मा जी, क्या कुछ नया डेवलपमेंट आपके हाथ लगा है? क्योंकि आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी लगी हुई है और ये केस नहीं है, ये एक प्याज है जिसमें से परत दर परत उतरती जा रही है और हर परत कुछ ना कुछ नया लेके आ रही है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक प्याज की तरह है। इसमें क्या है कि आयुषी ने विभिन्न तरीके से अलग-अलग राजस्थान हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में कई जगह जो है अपने पिता की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए और पिता की मृत्यु के बाद में जो ग्रेजुइटी का पैसा है, पीएफ का पैसा था, पेंशन जो थी, उसके अलावा एलआईसी का पैसा था, उसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न याचिकाएँ अलग-अलग तरीके से कोर्ट के माध्यम से उसने निकलवाई थी, उसने सर, कब करवाई। लगाई थी ये? सर, पिता की मृत्यु के जस्ट लगभग कुछ ही महीनों के उपरांत उसने जो है अलग-अलग याचिकाएँ जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाँ, और राजस्थान हाई कोर्ट में लगाई थी। हाँ। सबसे पहला तो मैं बताना चाहूँगा कि वो अपनी माता को जो नौकरी मिली थी अनुकंपा पर, वो नौकरी प्राप्त करना चाहती थी। उसने पूरा दबाव बना रखा था और हर प्रकार से वो चाहती थी कि जो जॉब है वो उसको मिले। तो उसका मेन मकसद ये इस जॉब को प्राप्त करना था। उसके अलावा उसने जो है एक याचिका जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगा रखी है और हाई कोर्ट में भी याचिकाएँ लगा रखी है, जिसमें उसने ज़िक्र किया है कि पिता को मिलने वाली जो भी सुविधाएँ हैं वो उसको मिले। उसके अलावा पीएफ का पैसा, ग्रेजुइटी का पैसा उसको दिया जाए। वकील होने के नाते आप क्या कहते हो? उसने तो रिट लगा रखी है, कोर्ट अपना फैसला भी देगा। आप न्यायिक जानकार हो, जी। न्याय दिलाने में आप अहम भूमिका निभाने वाले हो। आप क्या कहते हो जो उसने याचिकाएं लगाई, क्या ये याचिकाएं न्यायोचित हैं? जी नहीं। देखिए, इस प्रकार की जो याचिकाएँ न्यायोचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा परिवार में 3 ही लोग थे, तो 1/3 पार्ट तो जो है उसको मिलने ही वाला था। ऐसा कुछ नहीं है और माँ के नज़रों में बेटी जो है इक्वल थी और माँ खुद चाहती थी कि जो है जॉब उसको भी मिल जाए, लेकिन वो ग्रेजुएशन नहीं थी। वो कानोड़िया कॉलेज में बीए एलएलबी की छात्रा थी और उसको जो है एलडीसी की जॉब नहीं मिल के उसको जो है पियोन की जॉब मिलती, क्योंकि वो केवल 12th पास थी। तो मैं ये चाहती थी कि भाई मैं जो है वो एलडीसी बन जाती हूँ, मुझे एलडीसी की जॉब मिल रही है, तो परिवार का लालन-पालन अच्छी तरह हो जाएगा। तुम्हारी अच्छे से पढ़ाई करो। अच्छे से आप पढ़ाई कर लीजिए। उसने अब कई मर्तबा उसको समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन आयुषी ने इस चीज़ को नहीं समझा। उसने जो है पिता की संपत्ति को हड़पने के लिए उसके एक मकान था, उस मकान के ऊपर भी कल्याण नगर में एक मकान है, उस मकान पर जो है बलराम के द्वारा कब्जा कर रखा था। उसके अलावा सांगानेर कोर्ट में एक याचिका दायर कर रखी है नीरज शर्मा जी ने। उस याचिका में नीरज शर्मा जी ने ये बताया है कि किस प्रकार से बलराम शर्मा जो है अपने भाई कृष्णा के माध्यम से उसे प्रताड़ित करता है, उसके ऊपर जो है उसे मारता-पीटता है, उसकी संपत्ति पे कब्जा करता है। नीरज उनकी चाची हुई साहब। जी हाँ, नीरज चाची को मारते पीटते हैं। बिल्कुल। सर, यही बात जो है झकझोर करने वाली है कि अपनी रियल चाची की संपत्ति हड़पने के लिए और इस प्रकार से जो है रवि यानी कि बलराम जो है, उस बलराम ने अपनी सगी चाची को मारा, पीटा, उनके ऊपर जो है अनेक प्रकार की सर, इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई प्रशासन के द्वारा? ये एक सवाल खड़ा होता है। जब याचिका दे दी नीरज ने, तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, सवाल तो बहुत सारे खड़े होते हैं। ऐसा क्या कारण था कि पुलिस ने बलराम के बड़े भाई कृष्णा को गिरफ्तार करने के कुछ ही घंटों बाद में केवल सामान्य पूछताछ करके जो है उसको छोड़ दिया और वही कृष्णा जो है 16 तारीख को परिवार के लोगों को फ़ोन पर जो है धमकी देता है जान से मारने की और अभी तक जो है ना तो बलराम को पकड़ा गया, ना ही कृष्णा को पकड़ा गया। ऐसा क्या कारण है? सवाल तो सर बहुत सारे हैं। अगर गुत्थियाँ सुलझाई जाए और पुलिस अगर सही तरीके से प्रयास करे, अपराधियों को पकड़ा जाए, तो हो सकता है बहुत सारी नई-नई चीज़ें और भी सामने आएगी। सर, संपत्ति की चर्चाएं हो रही हैं। ऐसी कितने रुपए की संपत्ति थी नीरज के पति की? देखिए, नीरज के हस्बैंड जो है वो राजस्थान हाई कोर्ट में कोर्ट मास्टर के पद पर कार्यरत थे और बहुत अच्छे ट्रांसलेटर थे और उनकी जो है एक सामाजिक प्रतिष्ठा थी। उनकी हाईवे पर सेवर के पास में हाईवे पर तकरीबन 5 बीघा की ज़मीन है, पैतृक। पैतृक ज़मीन है
उसके अलावा उनके पास में अन्य ज़मीनें भी हैं। जयपुर में उनका जेडी अप्रूव्ड एक मकान है, उसके अलावा उनके और भी मकान हैं। एक कल्याण नगर में है, एक रविंद्र नगर में उनके मकान है। उसके अलावा उनके पास में कुछ अन्य पैसे भी हैं, तो गाँव का भी पूरा पैसा है, सपोर्ट है हर तरीके से। तो उनकी संपत्ति काफ़ी अच्छी है एक्चुअली। तकरीबन 15 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है उनकी। तो अब ये सारी लड़ाई सिर्फ संपत्ति की ही नजर आ रही है क्या? देखिए, आयुषी का जो मकसद था वो नौकरी और संपत्ति ही है। इसी वजह से जो है पिता जब उसके जीवित थे, उसी समय जो है बलराम वगैरह ने और इनके परिवार के लोगों ने आयुषी को पूरा ब्रेन वॉश किया और आयुषी को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। आयुषी जो है ऐसा भी माना गया है, जैसा मुझे इन लोगों ने बताया, कि आयुषी जो है वो ड्रग्स वगैरह भी लेती थी। आयुषी जो है वो रात को लेट नाइट में घर आती थी। अपने पिता अपनी माँ के साथ हमेशा उसका विद्रोह का स्वभाव रहा है। तो वकील साहब, एक सवाल खड़ा होता है कि आयुषी जिस प्रॉपर्टी की इकलौती वारिस हो सकती थी, जी वो अपने ताऊ के बेटों के साथ, ताऊ के साथ, अपने पिता के और रिश्तेदारों के साथ उस संपदा को क्यों बांटेगी? क्या इतनी भी क्या कहते हैं, बुद्धिमत्ता नहीं थी क्या उसके अंदर? देखिए, एलएलबी स्टूडेंट होने के बावजूद भी उसमें कभी उसने इस चीज़ को नहीं सोचा कि आखिर में ये सब कुछ तो उसको ही मिलता। और किसी भी, लेकिन क्या था कि वो पूर्ण रूप से बलराम के नियंत्रण में थी। बलराम जिस प्रकार से कहता, कृष्णा जिस प्रकार से कहता, वो उसी प्रकार से कार्य करती थी। कृष्णा और बलराम दोनों ने मिलके उसका ब्रेन वॉश कर रखा था, उसको पूरी तरीके से नियंत्रण में कर रखा था। और देखिए, मुझे जिस प्रकार से परिवार के लोगों ने बताया कि पूर्ण रूप से बलराम जो है वो उसके साथ रहता था, 24 घंटे उसके साथ रहता था, एक ही साथ रहते थे, एक ही साथ एक ही कमरे में, एक ही घर में रहते थे। तो बड़ा गंभीर आरोप है साहब। जी हाँ, तो मतलब कि सर, कोई कज़न ब्रदर अपनी सिस्टर के साथ में इतना कैसे इन्वॉल्व हो सकता है, इतना कैसे अटैच हो सकता है? जब मतलब आयुषी के पिता हॉस्पिटलाइज़ थे, अस्पताल में भर्ती थे, उस समय भी जो है इन्होंने नेविक अस्पताल से बिना डॉक्टर की इजाज़त के, मतलब डॉक्टर को उसकी ज़बरदस्ती जो है उसको डिस्चार्ज किया। उसके अलावा इसको 2 जगह अलग-अलग जगह पे लेके गए और यहाँ पर भी जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो अंत्येष्टि के समय इनके परिवार के लोगों के साथ में जलती हुई चिता में से लकड़ियाँ लेकर जो है इनके ऊपर मारपीट की गई, इनके ऊपर प्रहार किया गया। समाज में जब ये एफआईआर दर्ज कराने गए तो समाज के कुछ बड़े लोगों ने, जैसा इन्होंने मुझे बताया है, समाज के बड़े लोगों ने इनको समझाया, तब जाके उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। और आयुषी ने अपना जो भाई है, जो कि मानसिक रूप से विकृत है, पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, उसके खिलाफ भी जो उसको पार्टी बनाया है। राजस्थान हाई कोर्ट में और डीजे कोर्ट में भी उसको पार्टी बनाकर उसको संपत्ति से बेदखल करने के लिए और एकमात्र पूरी संपत्ति, पिता की जो संपत्ति है, उसको मिले, इसके लिए उसने याचिका जो है वो दायर की है। सर, ये बताइए कि इस केस में चार्जशीट प्रस्तुत होने का इंतजार हो रहा है, वो जब होगी जब बलराम गिरफ्तार होगा। जी उसके बाद में दूसरी तरफ के जो लोग हैं वो भी अपनी तैयारी करेंगे, जो आपके सामने खड़े हैं। जी मैं बड़ी सीधे तरीके से आपसे जानना चाहता हूं कि अभी ये केस मर्यादाओं को और कितना तार-तार करता हुआ या ये और कितना नीचे उतरता नजर आएगा? देखिए, देखिए, हम लोग नई-नई चीज़ों को तलाश कर रहे हैं, नई-नई चीज़ें हमें सामने आ रही हैं। और जब ये बलराम गिरफ्तार होगा और बलराम से अगर पुलिस तरीके से पूछताछ करती है, तो निश्चित रूप से वो पूरी षड्यंत्र जो उसने रचा, क्योंकि सर ये षड्यंत्र 1 या 2 महीने का नहीं है, बल्कि षड्यंत्र जो है कई सालों का है। कई सालों से जो है वो इस तरीके से अत्याचार होते थे। नीरज शर्मा ने सांगानेर कोर्ट में एसीजीएम 13 में याचिका दायर की है। उस याचिका में उसने बताया उसकी जेठ और उसका देवर जो था, उसकी भी जो है उसके ऊपर बदनीयती थी और वो उसका शोषण करना चाहते थे, आर्थिक, शारीरिक शोषण करना चाहते थे। बलराम आए दिन अपनी जो सगी चाची को परेशान किया करता था, क्योंकि सर देखिए, हम जो बात कह रहे हैं वो पूरे प्रमाणिक रूप से कह रहे हैं, साक्ष्य के आधार पे कह रहे हैं, तथ्यों के आधार पे कह रहे हैं। जो कोर्ट में याचिकाएं दायर की है, वो याचिकाएं जो है जिस प्रकार से दायर की है, क्योंकि नीरज शर्मा तो अपनी सुरक्षा के लिए याचिका दायर कर रही है, जबकि आयुषी शर्मा जो है अपने पिता की नौकरी प्राप्त करने के लिए, माता को नौकरी ना देने के
के लिए, अपने छोटे भाई को संपत्ति से अलग करने के लिए और पूरी संपत्ति को स्वयं जो है हासिल करने के लिए उसने याचिकाएं दायर की है। यहाँ तक कि राष्ट्रदूत अखबार में भी उसने जो उसको निकलवाया है, जिसकी हम लोगों ने प्रमाणिक प्रतियां जो है वो प्राप्त की है। देखिए साहब, मर्यादाएं तो तार तार हो चुकी हैं एक बार। अब देखना ये है कि जैसे जैसे ये केस कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होगा और इसमें साक्ष्य प्रस्तुत होंगे, किस स्तर तक ये केस मर्यादाओं को तार तार करता है। आरोप अभी एक पक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं, जिसके अंदर आज इनके अधिवक्ता ने बताया कि किस तरीके से नीरज ने याचिका लगा रखी थी कोर्ट के अंदर, और उस याचिका में शर्मसार करने वाली बात है इस पूरे समाज के लिए कि उनके जेठ और देवर उन पे बदनीयती रखते थे। ये याचिका के अंदर मौजूद है। ऐसी बहुत सी और चीज़ें होंगी इस मुकदमे के अंदर जो तार तार कर देंगी शायद मर्यादाओं को। तो जो भी कुछ है वो आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।